भारत और समकालीन विश्व का जो बुक है कक्षा 10 के षष्ठी का यानी सामाजिक विज्ञान का, उसमें जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं और समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे इसका उदय हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोप के राष्ट्रवाद का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ। तो शुरू करते हैं। यहाँ एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, इस चित्र को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इस चित्र में चित्रकार ने क्या क्या चीज़ों को लेकर के ये चित्र बनाया है और किस चीज़ को दिखाने का प्रयास इस चित्र में किया गया है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सराय, क्या नाम था? फ्रेडरिक सराय। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा। किसका? सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में क्या कहलाए? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर बना था। यानी फ्रेडरिक सराय ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। सामाजिक गणतंत्र का मतलब है सबके लिए, ऐसा समाज जो सबके लिए हो। ठीक, इससे मिलाकर उसने बनाया। इस श्रृंखला के पहले चित्र को हम देख सकते हैं, जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये चित्र। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने चित्र के माध्यम से स्वतंत्रता या गणतंत्रता की स्थापना की बात की है। इसको हम लोग समझेंगे आगे क्या क्या है इसमें। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। कहाँ कहाँ के? यूरोप और अमेरिका के। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और सभी उम्र के। किस उम्र के? सभी उम्र वर्गों के स्त्री और पुरुष की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता का प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। किसकी वंदना करते हुए? स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है। हम देख सकते हैं कैसे ये एक प्रतिमा है, ये प्रतिमा, और ये स्वतंत्रता की देवी के नाम से इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। और इसमें जो लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं ये कतारबद्ध तरीके से ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये स्वतंत्रता के चित्र को, यानी चित्र में जो एक मूर्ति दिखाई पड़ रही है जिसको स्वतंत्रता की देवी कहा जा रहा है, इसमें सभी लोग कतारबद्ध होकर के इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। किसका रूप? महिला का रूप। स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। महिला का रूप प्रदान इसलिए करते थे क्योंकि आप जानते होंगे भारत में आप रहते हैं तो भारत को भी माता का दर्जा प्राप्त है और हम लोग भारत माता की पूजा भी करते हैं। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। किसकी मसाल को? ज्ञानोदय की मसाल को। ज्ञानोदय का मतलब ज्ञान के द्वारा, ठीक, ज्ञान के द्वारा अपने आप की स्वतंत्रता करना और अपने द्वारा इस स्वतंत्रता को और बढ़ाकर लोगों को जागरूक या स्वतंत्र करना। उस मसाल को लेकर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं ये मसाल एक व्यक्ति के हाथ में है। शायद इस चित्र में उतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मसाल है कहाँ पर इस चित्र में एक मसाल दिखाई पड़ रहा है। मतलब बताया गया है चित्रकार के माध्यम से कि एक मसाल है जो स्वतंत्रता की देवी के सामने से लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। दूसरे एक हाथ में तो स्वतंत्रता की मसाल है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या? घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब मनुष्य के क्या क्या अधिकार हैं और मनुष्य अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकता है और वो क्या क्या कर सकता है, इसी चीज़ को लेकर व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिमा के सामने, किसके सामने?
प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। किसके अवशेष? ये देख सकते हैं आप लोग कि किसके अवशेष, ये संस्थानों के अवशेष बिखरे हुए हैं। जो विभिन्न प्रकार के राजशाही शासन थी यूरोप में, उसको समाप्त कर कर उसके जो अवशेष हैं वो इस प्रतिमा के सामने बिखरे पड़े हुए देख सकते हैं आप लोग। और श्राइव ने कल्पना दर्श मतलब अपनी कल्पना के अनुसार एक यूटोपिया नामक दुनिया बसाई और उसमें लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। यानी ये कल्पनादर्श श्राइव जो चित्रकार हैं उन्होंने कल्पना के द्वारा यूटोपिया का निर्माण किया और इसमें दुनिया के अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनके लोगों को समूह में बटे हुए दिखाया और जिनकी पहचान उनके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यानी जो लोग इस समूह में हैं उनको हम कपड़ों के माध्यम से या उन्होंने जो पहनावा राष्ट्रीय पहना है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस देश के हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे कुछ लोग निकल गए हैं। और ये कौन लोग हैं? इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। यानी इनको स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी, ये स्वतंत्र हो चुके थे, इसलिए इस प्रतिमा जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उससे आगे निकल चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। किसके? क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के अभी पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे हैं? प्रतिमा के बिल्कुल पास में पहुँचे हुए हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये तिरंगा लेकर के फ्रांस के लोग प्रतिमा के बिल्कुल समीप पहुँच चुके हैं। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। कहाँ के लोग हैं? जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय श्राइव ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी हम जान सकते हैं कि जर्मन लोग जो थे वो स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, वो अभी भी किसी निरंकुश शासन के अंतर्गत थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी 1848 में जो उदारवादी लोग थे उनको ये उम्मीद थी, उनकी ये अपनी इच्छा थी कि हम जर्मन भाषी जो रियासतें हैं या जर्मन भाषी जो क्षेत्र हैं उससे हम अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे प्रजा के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा शासन किया जाए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिसिलियों की राजशाही, ऑस्ट्रिया और दो सिसिलियों, सिसिली एक देश का नाम है, देख सकते हैं आप लोग। ऑस्ट्रिया और सिसिलियों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। हम लोग देख सकते हैं चित्र में, कहाँ पे ये आपको दिखाई पड़ा होगा, ये ईसा मसीह और ये कुछ फरिश्ते हैं जो इस चित्र पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं। और इनका उपयोग इसलिए किया गया है कि ये लोग दुनिया में भाईचारा तो समझ रहे हैं, आपस में मिलकर रहना, सभी समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो उच्च वर्ग से हों या मध्यम वर्ग से हों या निम्न वर्ग से हों, सारे लोग आपस में मिलकर रहें, उसी को हम कहते हैं भाईचारा।
इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए गए हैं जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति के मतलब जिनकी कल्पना की गई है, सराय ने चित्र 1 में की थी। और इस चित्र को हम देख करके समझ सकते हैं कि चित्रकार सराय जो थे उन्होंने इस चित्र में किस प्रकार की कल्पना की अभिव्यक्ति की है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा। क्या? राष्ट्रवाद, हम लोग जान सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। राष्ट्रवाद मतलब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं किसी भी देश में जहां पर निरंकुश शासन का अंत करके संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के द्वारा यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। भारी परिवर्तन क्या कि लोगों के जो लोग मानसिक दबाव में रहते थे, जिनके ऊपर किसी का शासन था, अब वो समाप्त हो चुका था। अब वो स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्व कोई भी कार्य कर सकते थे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य जो थे उनका अंत हुआ और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? राष्ट्र राज्य का। राष्ट्र राज्य का मतलब है अब जो एक वंश परंपरा चली आ रही थी इन यूरोप के देशों में कि एक राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता था, फिर उसके बाद दूसरा राजा, यानी वंशाक्रम जो चल रहा था वो अब समाप्त हो गया था और सारे जो देश थे वो स्वतंत्र हो चुके थे, सभी जो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो चुके थे और इनका उदय एक एक करके हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। किसकी थी? एक केंद्रीय शक्ति थी, यानी एक राजा हुआ करता था और उसी राजा के पास सारी शक्ति, जितनी भी शक्ति होती थी राष्ट्र की, उसी के पास रहती थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी वो लोग चाहते थे कि हम स्वतंत्र हों। उन्होंने अपने इतिहास को, अपने विरासत को समझा और उनके अंदर ये भावना जागृत हुई कि हमको स्वतंत्रता लेनी है। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सत्ता चली आ रही थी एक केंद्रीय शक्ति के साथ सभी लोग लगे हुए थे और उसमें उनके अंतर्गत काम कर रहे थे। ये केंद्रीय शक्ति जो समाप्त हुई इसमें बहुत सारे संघर्ष हुए, नेताओं और आम लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई, जिसके कारण एक नए राष्ट्र का उदय हो चुका। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व सामने आया। किसका? राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व सामने आया। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मतलब हमको शायद नहीं पता है। हम लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे पहला शब्द दिया गया है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? तो अब्सोल्यूटिज्म इसे कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे हम कहते हैं निरंकुश। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। एक संक्षेप में इस पे अगर हम लोग कहें तो ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसको हम निरंकुशवाद कह सकते हैं। दूसरा है कल्पनादर्श यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। इसमें जो कल्पनादर्श एक शब्द आया है, यूटोपिया जिसे कहा गया है, ये एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है कि उसके साकार होने में लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। आगे
एक गतिविधि दी गई है जो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। आपकी राय में चित्र 1 में किस प्रकार एक कल्पना दृष्टि की प्रतिबिंबित करता है। यानी इस चित्र के माध्यम से हम जो भी देखते हैं वो कैसा है, किस प्रकार से है, उस पर अपने विचार आप लोग दे सकते हैं। आगे है, एक नाम आया है अर्नेस्ट रेनन। इन्होंने कहा है राष्ट्र क्या है। ये फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन है जो 1823 से लेकर 1892 ने 1882 में सावान विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया और बाद में वह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में सामान्य गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। यानी कोई एक राजा होता, कोई एक राजा उस पर शासन करता, उसके एक नियम के कारण पूरी दुनिया चलती, तो शायद स्वतंत्रता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इन्होंने अपने इस अर्नेस्ट रेनन जी ने अपने इस विचार से बताया है कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, एक राष्ट्र कैसे उदित होता है। राष्ट्र अपने आप नहीं जागृत होता और ना ही अपने आप ही स्वतंत्र होता है, बल्कि लोगों के द्वारा, लोगों के प्रयासों के द्वारा, महान संतों के द्वारा, महान लोगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा बहुत सारी क्रांतियां भी लड़ी जाती हैं जिसके द्वारा राष्ट्र का उदय होता है। तो इस अध्याय में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। आगे के अध्याय में हम लोग कल फिर इस पे बात करेंगे कि यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय में अगली कड़ी